अरे भाग्यवान, सुनती हो जरा जरा एक और पूरी लाकर दो मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं इस मोटे आदमी का। जितनी पूरी बनाई थी सब खा गया और अब महाराज को एक और पूरी चाहिए। कुछ कहा क्या तुमने दुलारी? नहीं जी, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रही थी। तभी दुलारी रसोई से बाहर आकर बाबूलाल से कहती है, देखिए जी, मैंने जितनी पूरी बनाई थी आप सब खा गए। अब घर में कुछ भी नहीं बचा खाने को और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। क्या कुछ भी नहीं बचा खाने को? जी, सिर्फ मैं बची हूँ, मुझे और खा लो, आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। भाग्यवान, तुम भी कोई खाने की चीज हो। पता नहीं ये आदमी कहाँ से गले पड़ गया मेरे। भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों करती हो? मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ खाने का। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, जो बचा था सब आप खा गए। बाबूलाल खाना खाकर उठ जाता है। अगले दिन, ए जी उठिए, उठिए ना। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? क्या आज कहीं पर दावत है? अगर कहीं दावत होगी भी तो तुम जैसे पेटू को कोई नहीं बुलाएगा, समझे? तुम जाओ यहाँ से, मुझे अब सोने दो। ये कहकर बाबूलाल फिर से सो जाता है। सुबह के 10 बज गए, कुछ काम है कि नहीं? बस दिन भर सोना और खाना ही है क्या? दुलारी बाबूलाल को बहुत जगाती है, लेकिन बाबूलाल नहीं उठता। कई बार जगाने के बाद भी बाबूलाल नहीं उठता, तो दुलारी को गुस्सा आ जाता है। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे, इसका सिर्फ एक ही इलाज है। दुलारी एक बाल्टी पानी लाती है और सोए हुए बाबूलाल के ऊपर डाल देती है। अरे कौन है, कौन है? हाय राम, मुझे पूरा गीला कर दिया। तुम बिना भाग्यवान मेरी पूरी नींद खराब कर दी। रात को क्या आपने गांव में पहरा दिया था जो सुबह भी नींद आ रही है? हे भगवान, कैसी पत्नी दी है तूने मुझे, चैन से सोने भी नहीं देती। भगवान को कोसना बंद कीजिए, चुपचाप जल्दी से जाइए और खाने के लिए दुकान से राशन लेकर आइए। अरे मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। खाना खाना तो आपको आता है, पैसा कमाना नहीं जानते? अब मैं कहाँ से लाऊं घर के लिए राशन? कहीं से भी लाइए, और हाँ, राशन के बिना घर में कदम मत रख देना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये गीले कपड़े तो बदलने दो, बहुत ठंड लग रही है भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही जाइए, तभी आपको अकल आएगी। बाबूलाल गुस्से में घर से निकल जाता है। और भटकते भटकते गांव के बीचों बीच पहुंच जाता है। अब क्या करूं मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। और तभी बाबूलाल को उसका एक रिश्तेदार जाते हुए दिखता है। अरे वाह, खाने का इंतजाम हो गया। फिर बाबूलाल उसको आवाज लगाता है। अरे लखन, कैसे हो भाई? अरे बाबूलाल भैया, आप कैसे हो? यार बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? अरे कहीं नहीं भैया, बस घर के काम से आया था, रास्ते में तुम मिल गए। लेकिन आपके कपड़े गीले क्यों हो रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस रास्ते में एक व्यक्ति ने गलती से पानी डाल दिया मेरे ऊपर, बस इसी कारण कपड़े गीले हो गए। ओह अच्छा अच्छा। फिर बाबूलाल को एक तरकीब सूझती है और वो उदास होने का नाटक करने लगता है। अरे क्या हुआ बाबूलाल भाई, तुम इतने उदास क्यों? कोई बात है क्या? मुझे बताओ। देखो मैं तुम्हारे मित्र जैसा ही हूँ, मुझे बताओ क्या बात है? अब क्या बताऊं लखन भाई, बीवी मायके गई है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, अब तो पेट भी गुटर घू करने लगा है। अरे तो क्या हुआ, आप मेरे घर चलिए, जब तक भाभी जी मायके से नहीं आ जाती मेरी बीवी आपको अच्छे से खातिरदारी करेगी। आप मेरे घर पर ही रुक जाना। अरे वाह, खाने का बंदोबस्त हो गया। अरे बाबूलाल भैया, क्या सोच में पड़ गए? अब भी कुछ रह गया है क्या? अब नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलिए आपके घर चलते हैं, भूख भी तेज लग रही है। लखन बाबूलाल को अपने घर ले जाता है।
लखन के घर पहुंचते ही ललिता लखन से कहती है, अरे जी आप आ गए, और ये आपके साथ मेहमान कौन आए हैं? फिर लखन ने बाबूलाल की सारी बातें ललिता को बताईं। ललिता, ये अपने दूर के रिश्तेदार हैं। इनकी बीवी मायके गई है, तो सोचा इनको अपने घर पर ही ले आऊं। आपने अच्छा किया जो इनको यहाँ ले आए, नहीं तो बेचारे कहाँ भटकते। बाबूलाल भैया, भाभी जी को आप पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया क्या कि आपको खाना बनाकर कौन देगा? आप भी ना उनसे इतने सवाल पूछ रहे हैं। आइए भैया जी अंदर आ जाइए। बाबूलाल और लखन घर के अंदर आते हैं। तभी ललिता कहती है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे वाह, खाना! आज तो पेट भरकर खाऊंगा। दुलारी तो मुझे पेट भरकर खाने देती नहीं। लखन और बाबूलाल दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। धन्यवाद भैया जी, इन्होंने तो मेरे खाने की आज तक तारीफ नहीं की। क्या सच में खाना स्वादिष्ट बना है बाबूलाल भाई? हाँ लखन, भाभी जी आपको तो एक ढाबा खोल लेना चाहिए। मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। तुम भी ना ललिता, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हो। ललिता दोनों को पूरी और सब्जी परोसती है। तभी लखन कहता है, भाई मेरा तो पेट भर गया, इससे और अधिक मैं नहीं खा सकता। लखन खाना खाकर उठ जाता है, लेकिन बाबूलाल की भूख शांत होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। अरे भाभी जी, थोड़ी सब्जी और देना। जी भैया जी, अभी देती हूँ। ललिता बाबूलाल को सब्जी परोस देती है। तभी लखन कहता है, मेरा 4 पूरी में ही पेट भर गया, लेकिन ये भुक्कड़ खाए जा रहा है। ऐसा लगता है मानो वर्षों का भूखा हो ये पेटू। अरे भाभी जी, 2 पूरी और देना। जी भैया जी, अभी देती हूँ। ललिता अपने पति लखन से कहती है, ए जी सुनिए, जरा मेरे साथ इधर तो आइए। हाँ बताओ, क्या बात है? ए जी, आप किस भुक्कड़ को उठा लाए? खाने से बंद ही नहीं हो रहा। जो भी कुछ बनाया था सब खत्म हो गया। कि तभी बाबूलाल ललिता को आवाज लगाता है, अरे भाभी जी किधर हो? तनिक एक पूरी और लाई दो। लो, आ गया हुक्म महाराज का। सारी पूरी तो चट कर गया, अब कहाँ से लाऊं पूरी? तुम यहाँ रुको, मैं कुछ करता हूँ। लखन बाबूलाल से कहता है, अरे भैया जी, पूरी तो सारी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारा पेट भरने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारा पेट है या कोट? क्या पूरी खत्म हो गई? अब भाभी से कहिएगा कल से ज्यादा पूरी बनाए। हाँ, मैं ललिता से कह दूंगा कि वो कल से तुम्हारे लिए ज्यादा पूरी बनाए। ठीक है। अगले दिन ललिता ने जितनी भी पूरी बनाई वो सब बाबूलाल चट कर गया। देखिए जी, अगर ये आपका रिश्तेदार ऐसे ही सारी पूरियां चट करता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम सड़क पर बैठकर खाने के लिए भीख मांगेंगे। तुम सही कहती हो ललिता, हमें इस भुक्कड़ का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। हाँ, लेकिन करें क्या? इस भुक्कड़ से कैसे छुटकारा पाएं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, हमारे गांव में ज्ञानी बाबा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। हो सकता है वो इस समस्या का उपाय बता दें। क्या आपको लगता है कि वो ज्ञानी बाबा हमारी मदद कर पाएंगे? अरे तुम उनके पास चलो तो सही, जाने में क्या हर्ज है। ठीक है, चलिए। लखन और ललिता बाबूलाल को बिना बताए ज्ञानी बाबा के पास चले जाते हैं। इधर बाबूलाल सोचता है, अरे लखन और भाभी जी कहाँ गए? खैर छोड़ो, मैं जब तक एक नींद पूरी कर लेता हूँ। ये कहकर बाबूलाल सो जाता है और लखन और ललिता ज्ञानी बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा जी आंखें खोलिए, आपका भक्त आपके सामने खड़ा है। क्या हुआ बच्चा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बात है मुझे बता, बाबा तेरी मदद जरूर करेगा। अरे बाबा जी, बात ही कुछ ऐसी है। फिर लखन ज्ञानी बाबा को बाबूलाल की सारी बातें बताने लगता है। अच्छा, तो ये समस्या है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या उपाय है बाबा जी? ज्ञानी बाबा उनको एक बहुत बड़ा थैला देते हैं। ये ले बेटा, ये थैला जादुई थैला है।
इसके अंदर रखा भोजन कभी खत्म नहीं होता। तुम ये थैला अपने मेहमान को दे देना और उससे कहना। फिर ज्ञानी बाबा लखन के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। ठीक है बाबा जी, हम आपके बताए अनुसार ही करेंगे। ज्ञानी बाबा ने उनको वो थैला दे दिया। दोनों भोजन से भरा थैला लेकर घर आ गए। अरे लखन और भाभी जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और आपके हाथ में इतना बड़ा थैला क्यों है? कहीं नहीं भैया जी, बस आपके लिए खाना लेने गए थे। हाँ भैया जी, आपके लिए खाना लेने गए थे। ओह अच्छा अच्छा, तो क्या इस थैले में खाना है? आप ये खाना कहाँ से लाए हैं? अरे भैया जी, तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? कहीं से भी लाए, मुझे इससे क्या, मुझे तो केवल अपना पेट भरना है। फिर ललिता और लखन घर के अंदर आते हैं। अब जल्दी से खाना दे दीजिए भाभी जी, बहुत तेज भूख लग रही है। जी भैया जी, थोड़ा सब्र कीजिए, ये सब आपके लिए ही लाए हैं। तभी लखन बाबूलाल से कहता है। भैया जी, ये एक जादुई भोजन का थैला है, इसमें पूरे 1 साल का खाना रखा है। आप जितना भी खाएंगे ये खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये थैला पूरा खत्म हो जाता है तो आपको अपने घर वापस जाना होगा। ठीक है लखन, अगर इस थैले का सारा खाना खत्म हो जाएगा तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। फिर बाबूलाल उस थैले में से भोजन निकालकर खाने लगा। वो सिर्फ ये समझकर खाए जा रहा था कि ये थैला कभी खत्म नहीं होगा। अरे वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। धीरे धीरे बाबूलाल उस थैले का सारा खाना चट करने लगा। अरे, इस थैले का भोजन तो समाप्त ही होने वाला है। अगर मैं इसे पूरा खा गया तो मुझे अपने घर जाना होगा, लेकिन क्या करूं, भूख भी तो बड़ी तेज लग रही है। फिर बाबूलाल अपनी भूख पर काबू न पाकर उस थैले का सारा खाना खा जाता है और एक लंबी डकार मारता है। अरे भाभी जी, इस थैले का तो सारा खाना खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? भैया जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, इस थैले में पूरे 1 साल का खाना है। अगर ये खाना खत्म हो जाता है तो आपको वापस अपने घर जाना होगा। तो क्या मुझे अपने घर वापस जाना होगा? ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ। बाबूलाल अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाबूलाल की पत्नी दुलारी एक लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अरे दुलारी, तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारे हाथ में ये लाठी कैसी? क्या तुम्हारे पैर में दर्द है? वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भैया जी, लेकिन आपके भैया जी अब ठीक नहीं रहेंगे। अरे भैया जी, आपने तो कहा था कि भाभी जी मायके गई हैं। हाँ। अरे दुलारी, तुम मायके से कब आई? क्या मायके? मैं मायके कब गई? इसका मतलब भैया जी, आपने हमसे झूठ बोला कि भाभी जी मायके गई हैं। और मैंने तो आपको राशन लेने भेजा था, कहाँ है राशन? अरे मेरी तो अब खैर नहीं, लगता है अपना समय आ गया स्वर्ग जाने का। अरे भाभी जी, आपको कैसे पता चला कि भैया जी हमारे घर हैं? मैंने इनको राशन लेने भेजा था, बहुत देर हो गई लेकिन ये आए नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको देख कर आती हूँ। फिर मैंने गांव के एक लड़के भोला से पूछा, अरे भोला, क्या तूने अपने भैया को देखा है? हाँ भाभी जी, मैंने बाबूलाल भैया को लखन भैया के साथ देखा था। लगता है वो लखन भैया के साथ उनके घर पर गए हैं। और इस तरह मैं इनको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच गई। ओह अच्छा, तो ये बात है। भैया जी, आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। क्या करूं भाभी जी, मेरी खाने की आदत छूट ही नहीं रही थी और इस कारण ही मुझे ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं भैया जी, जो हो गया सो हो गया, आइंदा ऐसी गलती ना करना। आप निश्चिंत हो जाइए लखन भैया, अब ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया दुलारी? माफ तो कर दिया मैंने, लेकिन आपका ये थोड़ा सा प्रसाद बचा है। प्रसाद? अब कहाँ है प्रसाद? ये रहा आपका प्रसाद। दुलारी लाठी लेकर बाबूलाल के पीछे पड़ जाती है। अरे भागते कहाँ हो, रुको, अपना प्रसाद तो लेते जाओ। अरे लखन बचा मुझे, ये तो मुझे आज मार ही डालेगी। अरे बचा। लखन और ललिता जोर जोर से हंसने लगते हैं।
रतनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। इसी गांव में एक महेश नाम का युवक रहता था। महेश अपनी पत्नी के साथ आम के बागान में फल जमा कर रहा था। अरे शिवानी, आम की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस साल बागान में फलों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और साथ ही साथ खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस साल धन पर्याप्त होगा हमारे पास। और यदि कहीं दिक्कत आई तो आप घर बनाने का जो काम करते हैं उससे ठीक हो जाएगी। हाँ, सही कहती हो। अच्छा, चलो अब मैं इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। अब शाम को घर पर भेंट होगी। जी, मैं भी तब तक घर के सारे काम निपटा देती हूँ। महेश फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। महेश जैसे ही अपनी दुकान में आकर बैठता है, वहाँ प्रधान और कुछ लोग उससे फल खरीदने आते हैं। अरे भाई महेश, लगता है कि इस बार बागान में फल बहुत बढ़िया हुए हैं, क्यों? हाँ प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और शिवानी आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। फलों की बात बहुत कर ली महेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है प्रधान जी? दरअसल बात यह है कि गांव की मिट्टी के घर काफी पुराने हो चुके हैं और हम सोच रहे थे कि अब से हमें पक्के मकान बना लेने चाहिए जो ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों से अपने मकान को पक्का मकान बनाने की सोच रहा था, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि गांव का हर व्यक्ति इतने पैसे कहां से लाएगा। हाँ, और इसी वजह से मैंने ठेकेदार से बात करने की सोची है। आज दुकान बंद करने के बाद तुम मेरे साथ ठेकेदार के यहाँ चलना। जैसा आप कहें प्रधान जी। प्रधान अपनी बात कह के वहाँ से चला जाता है और महेश प्रधान के साथ ठेकेदार के घर पर आ गया था। क्या बात है प्रधान और महेश, कैसे आना हुआ आज? वो एक जरूरी काम था ठेकेदार, तो तुमसे पूछने आ गए और महेश को भी मैं इसी वजह से अपने साथ लेकर आया हूँ। तो बताओ क्या काम है? जी ठेकेदार जी, मैं बताता हूँ। हम सोच रहे थे कि लोगों के मिट्टी के घर पुराने हो गए हैं, तो अब हम सब घरों को नए सिरे से पक्के घरों में बदल दें। अच्छा तो ये बात है, लेकिन गांव में एक घर तो है नहीं, कई घर हैं, तो इतने पैसे कहां से लाओगे? इसी कारण तो आपके पास आए थे। हाँ, आप अभी हमारी मदद कर देते तो सारे गांव वाले आपको धीरे धीरे पैसे लौटा देते। मजाक है क्या? मैं ऐसी कोई मदद नहीं करने वाला। पैसे लेकर आओ, फिर बात करेंगे इसके आगे। मुझे बाहर से लोग भी बुलाने होंगे और घर बनाने की चीजों के मोल भी चुकाने होंगे। ठेकेदार जी, लोग तो हमें गांव में ही मिल जाएंगे और कुछ पैसे जोड़ घटाकर दे भी देंगे। आप कृपया एक बार और सोच लीजिए और मदद कर दीजिए हमारी। बस भी करो, तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से इतनी बात बढ़ रही है। मैं नहीं करता। पैसे लाओगे तब काम होगा, वरना नहीं। अब जाओ। एक बार सोच तो लीजिए ठेकेदार जी, कोई तो मार्ग होगा। लोग त्रस्त हो जाएंगे आने वाली बारिश से, हमें उनकी कुछ तो मदद करनी होगी ना। हाँ, सही कह रहे हो कि लोग त्रस्त हो जाएंगे, और अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत है तो सबसे कहो कि अपने पास से मुझे एक एक बीघा जमीन मुझे दे दे। क्या कहते हो? महेश, चलो चलते हैं। मुझे अंदेशा था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा, पर मैंने फिर भी कोशिश करने की सोची और तुम्हें भी ये सब देखना पड़ गया। पर प्रधान जी। प्रधान महेश को इशारा करता है और महेश अपने शब्दों को पीस कर पी जाता है। ठेकेदार की बात सुनकर महेश निराश होकर अपने घर लौट आता है। शिवानी उसके चेहरे पर ये निराशा देखकर उससे पूछती है, अरे जी, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिवानी, बस ये ठेकेदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ठेकेदार से गांव वालों की मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने खरी खोटी सुनाकर लौटा दिया। अब तो बरसात का महीना भी आ रहा है और लोगों के घर पुराने हो चुके हैं। पता नहीं अब क्या होगा। आपका मन बहुत ही कोमल है। आप सब गांव वालों के लिए इतना सोच रहे हैं। भगवान करे कि आपको इस परिस्थिति को पार करने की शक्ति मिले।
काश मैं कुछ कर पाता अपने गांव के लिए। अब सो भी जाइए, मार्ग के बारे में कल सोचिएगा। ठीक है शिवानी, अब और कर भी क्या सकते हैं। महेश सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में महेश एक आम के पेड़ के पास आम उठाता है और उस आम को खोलकर देखता है कि उसमें एक कांच का बीज है। कांच का बीज वो जमीन में गाड़ देता है और वहाँ पर एक पेड़ उगाता है जिसमें कांच लटके थे, मानो उस पेड़ पर कांच फलों की तरह उगाए हो। सुबह हो गई और महेश उठते ही शिवानी को जगाने लगा। शिवानी उठो, शिवानी। क्या बात है जी, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है सुबह सुबह? अरे कोई आपदा नहीं, मुझे बस एक सपना आया था और उस सपने में मैंने देखा कि आम की गुठलियों की जगह एक कांच का बीज है और उससे ऐसे पेड़ तैयार हो रहे हैं जिसमें कांच लटके हैं। पर ये तो बस एक सपना है जी, आप भी ना। डूबते को तिनके का सहारा जानो। कल ही हमने कोई मार्ग मांगा था, शायद ये वही हो। मैं समझती हूँ कि आप गांव वालों की मदद करना चाहते हैं, पर इस तरह से सपने को सच मान लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पर बस चलो मेरी संतुष्टि के लिए एक बार देख आते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आओ चलते हैं। महेश और शिवानी अपने बागान की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें पेड़ पर एक चमकता हुआ कांच का आम देखा। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सपना जरूर सच होगा। हाँ जी, आप एक काम करिए, आप इस आम को तुरंत तोड़ दीजिए। महेश तुरंत एक पत्थर मारता है और वो कांच का आम नीचे गिर पड़ता है। उस आम को जैसे ही महेश खोलने की कोशिश करता है, वो आम खुल जाता है और उसमें से एक कांच का बीज बाहर निकलता है। देखो शिवानी, हम इसे बो देते हैं। कांच निकलेंगे तो हम उससे लोगों के घर बना देंगे और सारी दिक्कतें खत्म। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे कल देखने आ जाएंगे और साथ में सरपंच जी को भी ले आएंगे। दोनों आम के बीज को बो देते हैं और उस पर पानी डालकर चले जाते हैं। वो पौधा तनिक बढ़ जाता है, पर दोनों अपनी खुशी में आगे चले जाते हैं और कल का इंतजार करते हैं। रात बीत गई और नई सुबह आई। महेश के साथ सरपंच जी भी उस बागान में आकर खड़े थे और कांच के पेड़ को देखकर बहुत चक्का रह गए थे। अरे, तुमने तो कहा था कि बीज कल ही बोया है, ये तो पूरा का पूरा पेड़ है। जी प्रधान जी, अब गांव से कुछ लोगों को जोड़कर हम सबके घर बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, सही कहते हो। अब हमें ठेकेदार के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं प्रधान जी, आज से ही शुभारंभ कर दें? हाँ, शुभ काम में देरी कैसी। महेश ने घर बनाना शुरू कर दिया और अब एक हफ्ता बीत चुका था, जिसमें महेश ने अपना और प्रधान का कांच का घर बना दिया था। महेश और प्रधान महेश के नए घर में बैठे थे, तभी वहाँ ठेकेदार आता है। और भाई महेश, क्या हाल चाल है? मेरे हाल चाल तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइए ठेकेदार जी। मैं भी ठीक हूँ, बस देखने आया था कि गांव में जो बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो पता चल गया? हाँ भाई, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर बना है। वैसे महेश, बोलिए। एक सुझाव लेकर आया था मैं। तुम्हारे पास जो पेड़ है कांच का, वो तुम मुझे बेच दो। बहुत पैसे दूंगा तुम्हें। इतने पैसे तुम्हें गांव के घर बनाने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, माफ कीजिएगा ठेकेदार जी, लेकिन मैं इससे गांव वालों के घर बनाऊंगा और मुझे ये नहीं बेचना। क्या तुम ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? ठेकेदार जी क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपकी तरह इस वरदान को गांव के लिए श्राप बनने नहीं दे सकता। अगर उनके पास ज्यादा पैसे आने के साधन होते या उनके पास पैसा होता तो मैं उस दिन आपसे विनती ही क्यों करता? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो महेश। चलो, कांच का पेड़ बेचना नहीं चाहते तो मेरे साथ मिलकर काम करो, इससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, गांव वालों को अगर सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो क्या वो आगे काम करने की चाह रखेंगे?
तुम ही समझाओ प्रधान कुछ इसे। चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं चुपचाप इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से हड़बड़ाहट में देखकर काफी चकित हूँ। तुम्हारे तो मानो प्राण ही निकल रहे हैं इस गांव को बढ़ता देखकर, और ये देखकर कि कोई इस गांव की मदद कर रहा है। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं आप। पहले तो आप हमारी मदद करने आए नहीं ठेकेदार जी, और जब हमारे पास दूसरे साधन आ गए हैं तो आप हमारी मदद करने की जगह उल्टा भड़काने आ गए हैं। शे, तुम लोग कभी नहीं समझने वाले, जो समझ में आए वो करो। ये कहकर ठेकेदार वहाँ से गुस्से से चला गया और प्रधान फिर से महेश से कहने लगा, महेश ध्यान रखना, ये ठेकेदार कुछ भी कर सकता है अपने जलन में आकर। जैसा आप कहें प्रधान जी, अब हम वैसे भी कांच के घर बनाना शुरू करेंगे और हमारा इनसे ताल्लुक कम ही रहेगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सारे कांच के घर बन चुके थे और कांच का पेड़ फायदेमंद साबित हुआ, जिस वजह से गांव के लोग आज उसके पास नारियल फोड़कर उसका पूजन करने के लिए खड़े थे। जय हो इस पेड़ की। गांव में बरसात से पहले सबके घर नए तरीके से बन गए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हाँ, इस पेड़ ने हमारी बहुत मदद की है। ये सही कह रहे हो, इस पेड़ की हम पर बहुत ही कृपा है। पर ये भी जानो कि सिर्फ वरदान से ही कुछ नहीं होता, वो वरदान किस व्यक्ति के हाथ में है ये भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए तुम्हारा भी हम पर उपकार है महेश। आखिर तुमने अपना वरदान हम सब में बांटा जो है। तभी वहाँ ठेकेदार 2 गुंडों के साथ आ गया, जिसके पास कुल्हाड़ियाँ थी। क्या कहना चाहते हो प्रधान कि अगर वो वरदान मेरे हाथ लगता तो मैं इसे श्राप बना देता? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, पर आपने अभी अभी जो खुद का परिचय दिया है वो कुछ गलत नहीं है। ये कुल्हाड़ी लेकर इन 2 लफंगों के साथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत बोलता है, आप कहें तो उड़ा दो ठेकेदार जी। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो बस यहाँ इस पेड़ को काटने आए थे, और अगर कोई बीच में ना आए तो हाथापाई नहीं होगी। जैसा आप कहें ठेकेदार जी। ठेकेदार और गुंडे जोर से उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगे और बाकी सब डर कर पीछे हट गए। अचानक चारों तरफ से कांच की दीवारों ने उन्हें कैद कर लिया। बचाओ बचाओ! अरे ये कांच की दीवारों पर हाथ पीट पीट कर क्या कर रहे हैं ठेकेदार जी? पता नहीं भैया, पर आनंद बड़ा आ रहा है। इसी तरह कांच के पेड़ ने फिर से एक बार गांव को बचा लिया और सब ठहाके लगाकर खुशी खुशी अपने कांच के घरों में रहने लगे। ये कहानी है उत्तराखंड के बिल्लू की। बिल्लू अपनी पत्नी रूपा के साथ शहर के छोटे कमरे में रहता था। वैसे तो बिल्लू बर्तन की दुकान पर काम किया करता था और बिल्लू की पत्नी रूपा ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन बिल्लू पर उसके साथीदारों ने बर्तन की चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिल्लू बेकसूर था, फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बिल्लू, तुम पर तुम्हारे साथीदारों ने ये आरोप लगाया है कि तुम हमारे दुकान से बर्तन चुराकर बाहर बेचते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मालकिन, मैंने देखा था रात को बिल्लू सारे बर्तन लेकर एक गाड़ी में रख रहा था। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें नौकरी से तुरंत ही निकाला जाता है। ये तो हमारे दयालु होने की वजह से तुम पर मुकदमा नहीं कर रही हूँ। उस वक्त बिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी और बिल्लू वहाँ से गुमसुम होकर अपने घर चला गया और घर जाकर सारी बातें रूपा से कही। लेकिन उन्होंने आपको नौकरी से क्यों निकाला? आप वहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे। मेरे ईमानदार और सरल होने की वजह से मेरे साथ काम करने वाले सभी मुझसे जलते थे। वो अपने मन की मनमानी नहीं कर पाते थे। अब हमें हमारे उत्तराखंड गांव जाना होगा, वहीं जाकर कुछ उपाय मिल पाएगा। तुमने ठीक कहा, वहाँ चलकर हम कोई छोटी मोटी चीज शुरू कर देंगे और वहीं अपना गुजारा करेंगे। बिल्लू और रूपा दोनों ही अपने उत्तराखंड के छोटे से गांव में चले गए, जहाँ ना तो उनके घर का कोई ठिकाना था, ना ही किसी कारोबार का। गांव जाते ही सबसे पहले उन्होंने
अपने गांव के सबसे पुराने पवित्र मंदिर में दर्शन किए। बचपन में इस मंदिर में अपनी माँ के साथ आया करता था। तब से ये मंदिर वैसा का वैसा ही पवित्र है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान करे हमारे सारे दुख खत्म हो जाए। बिल्लू और रूपा मंदिर में प्रार्थना करके बाहर जा ही रहे थे कि बिल्लू की नजर मंदिर के कोने में रखे एक शीशे पर पड़ी जो हल्की सी रात को चमक रही थी। रूपा, वो देखो, मंदिर के उस कोने में शीशा रखा हुआ है और वो चमक भी रहा है। ना तो हमारे पास घर है और ना ही कोई जगह। हम उसका करेंगे भी क्या? हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। मंदिर में श्रृंगार का क्या काम? उस शीशे को हम बाहर रखवा देते हैं। बिल्लू जैसे ही उस शीशे को उठाकर मंदिर के बाहर ले जाता है, वहाँ एक जोर सी बिजली आती है और उस शीशे से टकराती है। शीशा बिल्लू के हाथ से छूट जाता है। उस बिजली की आवाज से बिल्लू और रूपा बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रूपा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। जल्दी चलिए, रोशनी और ना आ जाए। रूपा और बिल्लू मंदिर के बाहर जाने ही वाले थे कि शीशा और चमकने लगा और देखते ही देखते उसके अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आ गई। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? शीशे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं इस शीशे में मंदिर के श्राप के कारण कैद थी। इस शीशे से मुझे पूरे 20 साल बाद छुटकारा मिला है। लेकिन ये कैसा मजाक है? शीशे के अंदर कोई कैसे कैद हो सकता है? ये बात है 20 साल पहले की, जब तुम भी इस गांव के निवासी थे। गांव में छल कपट और दुष्टता ज्यादा होने की वजह से गांव के पुजारी और गांव वालों ने मिलकर इस जादुई शीशे की नगरी बनाई। तो इस चीज से जो भी छल या कपटी आदमी इस शीशे के सामने खड़ा होता है तो वो तुरंत ही शीशे की चपेट में आ जाता है। जादुई शीशे की नगरी? लेकिन उसमें कैद कैसे हुई आप? गांव के मंदिर में चोरी होने की वजह से उस वक्त पुजारी ने मुझे जादुई शीशे की नगरी में कैद कर दिया था। तुमने जब मंदिर से शीशा बाहर निकाला तो मैं आजाद हुई। चलो, मैं तुम्हें जादुई शीशे की नगरी में लेकर चलती हूँ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रूपा और बिल्लू उत्साहित हो गए और जादुई शीशे का गांव यानी शीशे की नगरी में जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन हम वहाँ से बाहर कैसे आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम दोनों पति पत्नी का मन बहुत साफ है। सबसे पहले तुम उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने इस मंदिर के चंदन यानी तिलक को अपने सर पे लगाओ और तुम फौरन उस शीशे की दुनिया में चले जाओगे। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर दोनों ने उस शीशे के सामने उस मंदिर का पवित्र तिलक लगाया। जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया, दोनों उस शीशे के अंदर खींचे चले गए। उन्हीं के साथ बुजुर्ग अम्मा भी चली गईं। ये तो सच में शीशे का गांव है। यहाँ तो पेड़ पौधे सब कुछ शीशे का है। ये बड़ी अजीब सी भूल भुलैया है। यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। बिल्लू और रूपा बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बुजुर्ग अम्मा आ गई। ये है शीशे का गांव। यहाँ उन्हें सजा मिलती है जो दोषी होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी और कई सारे अपराध किए हैं। इसी वजह से मैंने अपने जीवन के 20 साल यहाँ पर निकाले हैं। बिल्लू को बुजुर्ग अम्मा के शीशे के इंसाफ की बात सुनकर अपने शहर में चोरी के इल्जाम की बात याद आती है और तब वो कहता है, क्या ये शीशा मैं शहर लेकर जा सकता हूँ? मैंने अपनी मेहनत से की हुई नौकरी चोरी के इल्जाम में गंवा दी। और हमारे पास शहर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम दोनों के हालात को मैं समझ सकती हूँ। तुम इसे अवश्य ले जा सकते हो। बिल्लू और रूपा अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ से निकलने का उपाय क्या है?
तुम्हें बस अपने लगाए हुए तिलक को मिटा देना है। शीशे के सामने खड़े होकर तुम तुरंत असली दुनिया में चले जाओगे और जो भी कोई अपराधी अंदर जाएगा उसे बस अपनी गलती कबूल करनी होगी, वो तभी बाहर आएगा। हमें ये चीजें मंजूर है। दोनों ने जैसे ही तिलक मिटाया, दोनों अपने असल दुनिया में वापस आ गए और बिल्लू उस शीशे को लेकर फिर से शहर में अपने बर्तन की दुकान पर चला गया। मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। मुझे चोर नौकर नहीं चाहिए। मालकिन, मैं भी इसी बात का सबूत देने आया हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन हमें तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए। तुम बस यहाँ से चले जाओ। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इंसान को एक बार अपनी सफाई रखने का पूरा हक है। हाँ हाँ ठीक है, पर ये सब जल्दी करो। बिल्लू अपने साथीदारों को शीशे के सामने खड़ा कर देता है। वो झिझकते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस शीशे के सामने हमें क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे भाई चलो तो, सिर्फ इतनी सी ही तो बात है। जैसे ही वो दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं, तुरंत ही उस शीशे के गांव में चले जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? अब ये बाहर कैसे आएंगे? ये सब क्या हो रहा है? तब जाकर बिल्लू अपनी मालकिन को उस शीशे के न्याय और शीशे के गांव के बारे में बताता है। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। मेरा सर तो फटा जा रहा है। चारों तरफ शीशा देखकर हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम अपनी गलती कबूल करते हैं और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जैसे ही शीशे के गांव में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, दोनों तुरंत ही असल दुनिया में वापस आ गए। मालकिन, हमें हमारी गलती मंजूर है। हमने ही वो बर्तन चुराकर बिल्लू पर इल्जाम लगाया था। उस शीशे के गांव की सजा हमारे लिए काफी है। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बिल्लू, और तुम कल से काम पर फिर से आ सकते हो। और तुम दोनों आइंदा मुझे इस दुकान के आसपास दिखाई मत देना। इसी तरह बिल्लू को शीशे और शीशे की दुनिया ने इंसाफ दिलाया। बिल्लू ने उस शीशे को लोगों के इंसाफ के लिए रखना शुरू कर दिया और बर्तन की दुकान पर फिर से काम करने लगा। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। ये लो प्रभु। नो बॉल और फ्री हिट। ए पुष्पा, झुक के खेल वरना तेरी घंटी बज जाएगी। घंटी होगी तेरी, मेरा तो घंटा है। पर हाँ, पुष्पा का भी झुकता नहीं है साला। हाँ हाँ ठीक है, आगे देख ले वरना ऐसा झुकेगा कि कभी सीधा नहीं हो पाएगा। अबे तांत्रिक की सड़ी हुई नस्ल, ज्यादा बकबक मत कर, मेरे को वाईपीएल खेलने दे। ए पुष्पा, खेलने के लिए जल्दी सेट हो वरना तुझे हम लोग के वाईपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। अरे प्रभु, मैं तो एकदम रेडी हूँ। ये भैंसा पता नहीं क्या कर रहा है, इसको समझाइए। अरे भैंसा जी, जल्दी जल्दी बॉल फेंकिए। प्रभु आ गए तो हो गया फिर हम लोग में वाईपीएल। अरे प्रभु, ये भैंसा कैसे बॉल फेंकेगा? किसी और से बॉल फेंकवाओ। ए पुष्पा की बकलो लाटमा, मेरी बॉल खेल नहीं पाएगा तू। 500 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल फेंकता हूँ मैं 5000 की रफ्तार से बैट घुमाता हूँ। तेरी बॉल यमलोक से पृथ्वी लोक पहुँचा दूंगा, और वो भी बिना झुके, क्योंकि पुष्पा झुकता नहीं है साला। ए पुष्पा, तेरे तो मैं पहले ही बॉल में सारे डंडे उड़ा दूंगा। ये ले। हाँ हाँ फेंक। अबे झुक कर खेल, तेरी गिल्ली ना टूट जाए। ये आय 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 आय, अरे मोरी मैया रे, मर गया प्रभु। सारी गिल्ली तोड़ दी इस भैंसे ने। देखा प्रभु, मैंने इससे कहा था झुक कर खेल वरना गिल्ली टूट जाएगी। ये ले, बज गई घंटी। अब क्यों झुका? बेटा मेरे से पंगे मत ले लिए। वाईपीएल यानी हम लोग प्रीमियम लीग का बुमराह सामान हूँ मैं। प्रभु मेडिकल सेवा का प्रबंध कीजिए प्रभु शीघ्र। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो कुछ भी कहेगा वो आ जाएगा। ये यमलोक है, इसी अवस्था में रहे यहाँ पे। बहुत अकड़ थी ना तेरे में, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। ये ले, निकल गई सारी अकड़। पुष्पा तो हो गया ढेर, अब मेरी बैटिंग का समय आ गया है।
अरे नहीं नहीं गुप्त जी, लेडीज फर्स्ट, पहले मेरी बैटिंग आएगी। ये दुष्ट आत्मा, तुम्हें सिर्फ फील्डिंग करने के लिए IPL में लगाया गया है। चुपचाप वहीं खड़ी रहो, ज्यादा उछलो मत। नहीं नहीं, मुझे बैटिंग नहीं मिली तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी और तब तक चिल्लाती रहूंगी जब तक यमराज प्रभु ना आ जाएं। अरे गुप्त जी, क्यों इस औरत के चक्कर में पड़ना है? 1-2 बॉल खिला दो इसे, वरना फालतू में बखेड़ा खड़ा कर देगी यो। ठीक है, तू सिर्फ एक ही बॉल खेलेगी, जल्दी लपक ले आके बैठ। करा बे भैंसे, तेरी बॉल पे झाड़ू लगा दूंगी मैं आज। अरे हट जा, तू मेरी बॉल के स्पीड झेल नहीं पाएगी, पिन्नी बन के उड़ के चली जाएगी हम लोग से। पिन्नी तो मैं तुम्हारी बॉल का बना दूंगी, मैं एक नारी हूँ और नारी कुछ भी कर सकती है। गुप्त जी क्या करूँ, छोटा बॉल फेंक दूं क्या? इसकी औकात नहीं है मेरी बॉल की डिलीवरी झेल पाएगी हो। ठीक है, सुर्रा बॉल फेंको और जल्दी फेंको, वरना प्रभु ना आ जाएं। ये लो 100% सुर्रा गेंद। देखा मेरा छक्का, ऐसे खेलते हैं, एक नारी सब परवारी। अरे नारी गई तेल लेने। गुप्त जी, इसने बॉल तो गायब कर दी, अब आगे का खेल कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ, इसको दंड दो प्रभु जी, वरना अभी से मंत्र मार के भस्म कर दूंगा। ये नारी, ये तुमने क्या किया? प्रभु जी, ये भैंसा सुर्री बॉल दे के मुझे लल्ली समझ रहा था। प्रभु, इसको खोलते तेल में भूंजा जाए, इसके चक्कर में मेरी चाल नहीं आई और ना आपकी आ पाएगी अब। अरे नानी की भट्टी चल रही है क्या जो बकबक कर रहा है? एक दुष्ट औरत, महादुष्ट आत्मा, तूने बॉल खो दिया, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या हो रहा है यहाँ? और ये क्या, यहाँ का सीन ही बदल दिया गया है? किसने की ये उद्दंडता? प्रभु जी, हम लोग IPL खेल रहे हैं। IPL तो सुना है, परंतु ये IPL क्या होता है? प्रभु, IPL यानी यमलोक प्रीमियम लीग। जिस प्रकार से पृथ्वी लोक पर अभी IPL हो रहा है ना, वैसे यमलोक में इस खेल की शुरुआत की गई है, थोड़ा बहुत मनोरंजन करने के लिए। वाह वाह, ये तो बहुत उचित सेटअप बनाया गया है, हम भी खेलेंगे ये IPL। गुप्त, सबसे तेज गेंदबाज को हमारे सामने प्रकट करो। प्रभु, तेज गेंदबाज तो है, परंतु गेंद ही नहीं है। एक थी, वो इस दुष्ट औरत ने छक्का मार के यमलोक से बाहर उड़ा दी। ये यमलोक का क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ रबड़ की गेंद से मैच हो रहा था। ये तो बहुत शर्म की बात है गुप्त। जी प्रभु। यहाँ गेंद की जगह मानव खोपड़ी का प्रयोग करो, तब मजा आएगा हमें, और हम बैट की जगह अपना गधा इस्तेमाल करेंगे। जी प्रभु, मैं भी खोपड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। प्रभु, इस औरत की खोपड़ी का प्रयोग करिए, इसका खोपड़ा गोल है बिल्कुल, और इसने बॉल भी खो दी, इसको उचित दंड भी मिल जाएगा। प्रभु, मेरी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ था, मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन करा के निकलवाया था, तब से मेरी खोपड़ी खोखली हो गई है, एक ही टिप्पा खा के खंड खंड हो जाएगी। ये रही मजबूत खोपड़ी, गेंद की जगह इसका प्रयोग करो। प्रभु जी, मैं गेंद फेंकूं, बिना झुके फेंकूंगा। आप खेलो, परंतु आप मेरी गेंद की गति झेल नहीं पाएंगे। ए, चल तू हट यहाँ से, मेरी बॉल तो झेल नहीं पाया, बढ़ाया प्रभु को बॉल डालने वाला। ठीक है, इस पुष्पा को एक ओवर गेंदबाजी करने दो, फिर मेरा प्रिय भैंसा करेगा। प्रभु, मैं ही आपको आउट कर दूंगा, इस भैंसे की गेंदबाजी करने का अवसर ही नहीं आने दूंगा मैं। ए पुष्पा, अपनी औकात मत भूल, चुपचाप गेंदबाजी कर। ये लो प्रभु। नो बॉल और फ्री हिट। ये क्या कर रहा है पुष्पा? लगता है तुम्हें गेंदबाजी करनी नहीं आती है। प्रभु, मैं तो पहले ही बोल रहा था, इसे कुछ नहीं आता है। प्रभु, मुझे रबड़ की बॉल फेंकने की आदत है, बट यहाँ पे तो मैं किसी और की खोपड़ी फेंक रहा हूँ, मेरा हाथ फिसल गया, माफ कीजिएगा, अब की बार एकदम यॉर्कर लेंथ मारूंगा। साढ़े तेरे बाप ने भी मारी थी यॉर्कर। प्रभु, इसको चुप कराओ, वरना मैं ओवर नहीं करूंगा। हे मूर्खो, चुपचाप क्रिकेट खेल लो, अन्यथा दंड के लिए तैयार रहना। जी प्रभु, ये लीजिए मेरी यॉर्कर। प्रभु, प्रभु, मारना मत, मारना मत, मारना मत है। ये ससुरा खोपड़ी की जगह खुद बॉल बन के कैसे उड़ गया? लगता है ये खोपड़ी चमत्कारी है, इसने खुद को बचा के पुष्पा को फेंक दिया। प्रभु, मैं फेंकता हूँ, अब मेरी गेंदबाजी देख के आप दंग रह जाएंगे। अब दुष्ट आत्माओं को दंड देने का समय आ गया है, IPL कल पुनः खेला जाएगा। IPL की दूसरी वीडियो देखने के लिए जोरों शोरों से कमेंट करना है। बराबरी की बहू लता। शर्मा परिवार में प्रदीप अपनी पत्नी प्रेमलता, बड़े बेटे सोहन, छोटे बेटे राज और बेटी प्रिया के साथ रहता था। वो लोग बहुत अमीर थे। सोहन के सिवा सबको अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। वो गरीबों को बहुत नीच और गिरा हुआ समझते थे। ओह गॉड,
दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, इनको तो जीना ही नहीं आता, बिल्कुल थर्ड क्लास के लोग हैं। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैं खुद अपने आसपास ऐसे गरीब लोगों को देखना तक नहीं चाहती हूँ। कैसे गंदे से तो दिखते हैं। क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने जो इतना कुछ बोल रहे हो? और कोई गरीब अपनी मर्जी से नहीं होता। बस बस, पहले हमारी बात तो सुन लो, फिर ज्ञान देना। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है जो आप लोग इतना चिढ़ गए हो? हम लोग मॉल गए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया और हमारी कार एक अजीब से बाजार के बीच में से निकली। और वहां हमने देखा कि एक औरत एक सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ रही थी। ये गरीब लोग कितने कंजूस होते हैं। भला 5 रुपए के लिए कोई क्यों ही लड़ेगा? आता ही क्या है आज के वक्त में 5 रुपए में। सीरियसली मुझे तो देखकर अजीब लग रहा था, कैसे ये लोग अपना वक्त लड़ने में निकाल देते हैं। अरे मम्मी, सबके पास इतने पैसे नहीं होते जितने हमारे पास हैं। उनके लिए 5 रुपए भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग अगर 100 रुपए भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनके लिए 5 रुपए बहुत है। आपको ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। असली अमीर वही है जो गरीब को गरीब ना समझे। अरे भैया, आप तो रहने ही दो। 5 रुपए में भला क्या आता है? क्या कर लेगा इंसान 5 रुपए बचाकर? और जैसे ये सच है कि हम अमीर हैं, वैसे ये भी तो सच है कि वो लोग गरीब हैं। वो आदत की वजह से गरीब है। काम करने के बजाय वो लोग भीख मांगकर गुजारा करते हैं। इसमें उनकी ही गलती है ना? जाने दो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझा सकता। उस घर में सोहन के अलावा सभी लोग गरीबों को एक एलियन प्रजाति समझते थे। उसी शाम जब दूध वाला आता है तो उसके पैर में मोच आ जाती है। सोहन उसे अंदर बुलाकर सोफे पर बिठा लेता है। अरे ये दूध वाला सोफे पर बैठकर क्या कर रहा है? उठ यहाँ से, जा जाकर दरवाजे पर खड़ा हो। मैं भैया। अरे पापा, उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए मैंने उसे अंदर बुलाया है ताकि मरहम पट्टी कर दूं। ऐसे में बेचारे से तो चला भी नहीं जा रहा। उसे आराम करना चाहिए, पर ये तो दिन भर काम करने वाला है। ऐसे में जख्म ज्यादा हो जाएगा ना। गॉड सोहन, तुम क्या करते रहते हो? मरहम पट्टी करने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो, डॉक्टर के यहाँ जाकर पैर ठीक करा लेगा। तुम क्यों ऐसे लोगों को घर में बुला लेते हो और खुद उनकी सेवा में लग जाते हो जैसे ये गरीब लोग राजा महाराजा हो? हाँ, और नहीं तो क्या भैया। ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते होंगे, भैंसों को नहलाते होंगे, उनका गोबर उठाते होंगे, और आप इन्हें बुला के सोफे पर बिठा लेती हो। छी छी छी, अब तो ये सब गंदा हो गया। इसको फेंक कर नया ही लेकर आना होगा पापा। अब ये हमारे बैठने के लायक नहीं रहा। मैं चाहता हूँ, वरना मेरी वजह से आपका घर भी अशुद्ध हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम घबराओ नहीं, बैठे रहो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ, फिर जाना। और आप लोग अगर मदद नहीं कर सकते तो जाकर अपना काम करो ना, मुझे मेरा काम करने दो। सोहन उस दूध वाले को वापस बिठाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। ये देखकर बाकी सबका मुंह बन जाता है। उसके जाने के बाद प्रेमलता कहती है, ये सोफा उठाओ और कबाड़ में फेंकाओ और पूरे हॉल की धुलाई करो। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी? ऐसा क्या ही हो गया जो आप सोफे ही बाहर फेंकने को कह रही हैं? तुझे अपनी मनमानी करनी थी, तूने कर ली ना। अब अपना मुंह बंद रख। जिस सोफे पर वो दूध वाला बैठा था, मैं उस पर नहीं बैठ सकती। नया सोफा खरीदूंगी मैं। हे भगवान, आप लोगों को तो अब भगवान ही समझा है। तभी सोहन का छोटा भाई राज घर में आता है और चिल्लाकर कहता है, ब्रिंग मी अ टॉवल। कोई है या सारे मर गए? क्या सर? ओ माय गॉड, इन गरीब जाहिलों को इंग्लिश भी नहीं आती। तौलिया ले आओ। किसने इनको काम पे रख लिया? ठीक है सर। क्या हो गया बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे जैसे ये गरीब वैसे ही इन गरीबों के बच्चे। अभी बाहर एक गरीब के बच्चे ने मुझ पर कुल्ला कर दिया। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन करता भी क्या। छी छी छी, कितने गंदे होते हैं ये लोग। जाओ ठीक से नहा लेना। अरे बच्चे तो शरारत करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। बचपन में मैं भी तो ऐसे शैतानियां करता था, कोई बात नहीं। अब तो रहने ही दो भैया, आपको पता नहीं ये गरीब अच्छे कैसे लगते हैं। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। और फिर एक दिन सोहन एक लड़की से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। सोहन को लड़की के साथ देखते ही प्रेमलता गुस्से से भर जाती है। ये तूने क्या किया सोहन? शादी करनी थी तो कम से कम हम लोगों को बता तो देता। अगर मैं आप लोगों को बता देता तो आप लोग शादी करनी ही नहीं देते। हम लोग मॉडर्न सोच वाले लोग हैं, हमें लव मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी शादी में करोड़ों रुपया लगाकर ऐसी शादी करती कि पूरी दुनिया देखती कि किसी रईस की शादी हो रही है, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। बात लव मैरिज की नहीं है मम्मा। बात यह है कि रीमा अनाथ और गरीब है, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इसलिए मैंने बिना आपको बताए शादी कर ली।
ये सुनकर सोहन के परिवार के सभी सदस्य गुस्सा हो जाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बेटा? या इस लड़की ने तेरे ऊपर कोई काला जादू किया है? तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली, तूने कुछ भी नहीं सोचा हमारे परिवार की इज्जत के बारे में? अब क्या जवाब दूंगी मैं अपनी किटी पार्टी की सहेलियों को? ये सब तूने क्या किया? कम से कम बहू तो बराबरी की लाता। अरे माँ, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मुझे जो पसंद है मैंने उससे शादी कर ली। दुनिया को दिखाने के लिए शादी नहीं की है मैंने क्या क्या सोच कर रखा था, मेरी भाभी ऐसी होगी वैसी होगी, और आप ये क्या उठा कर लाए हो? कोई स्टैंडर्ड है इनका? देखो तो कैसे कपड़े पहने। प्रिया, तमीज से बात करो, ये भाभी है तुम्हारी। अगर एक और शब्द गलत बोला तो अच्छा नहीं होगा। इसी बात का तो दुख है भैया कि ये हमारी भाभी है। ऐसी भाभी लाए हो आप कि हम किसी से मिलवा भी नहीं सकते। एक गरीब लड़की को भाभी कैसे बोलूं? सोहन, ये तुमने ठीक नहीं किया, पर अब जो हो गया सो हो गया। इसको अंदर लेकर जाओ। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे गरीब होने की वजह से मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैं आप सबका दिल जीत लूँगी। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सब लोग रीमा की बात सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सोहन भी रीमा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। मुझे माफ कर देना रीमा कि मैं तुम्हें ऐसे परिवार में ले आया। अरे, आपने तो पहले ही बताया था कि आपका परिवार कैसा है। मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी, और आप देखना, जितना प्यार आप मुझे करते ना, आपका परिवार भी मुझसे उतना ही प्यार करेगा एक दिन। रीमा अपने ससुराल में घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है, पर उल्टा वो लोग उसका मजाक बनाते हैं। एक दिन प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो वो रीमा से कहती है, भाभी यहाँ तो आना जरा। हाँ बोलो ना, क्या बात है? भाभी, तिरामिसू खाओगी? तिरामिसू, ये क्या होता है? कुछ कचौड़ी जैसा है क्या? ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं। भाभी, तुम ना बिल्कुल गवार हो। सॉरी, मेरा मतलब गाय हो, गाय। तिरामिसू एक फ्रेंच डिजर्ट होता है। ओह अच्छा, नहीं, आप लोग खाओ। ऐसे ही कोई ना कोई बात पे रीमा का मजाक बनाया जाता। रीमा अंदर ही अंदर दुखी होती, लेकिन किसी को कुछ ना कहती। एक दिन प्रेमलता रीमा को एक मॉडर्न ज्वेलरी पहनने को देती है। अरे लड़की, इधर आ। तुझे और मेरे बेटे दोनों को ही हमारी इज्जत का ख्याल तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, ना चाहते हुए भी तू है तो हमारे खानदान की। ये ले, इसको पहन ले, ताकि खानदानी तो लगे कम से कम। जी माँ जी, अभी पहन कर आती हूँ। रीमा कमर में पहनने वाली ज्वेलरी को गले में पहन कर आती है। ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ओह थैंक गॉड कि तुमने ये मेरे सामने ही पहना। किसी और के सामने पहन लिया होता तो वो तो हंस हंस के पागल हो जाता। मैंने इस तरह की ज्वेलरी पहले कभी देखी नहीं है। वो तो बात ऑब्वियस है, इतनी गरीब हो तो कहाँ से देखी होगी। वो लोग रीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, पर रीमा उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपने काम से काम रखती थी। वो सुबह सुबह उठकर आरती किया करती, पर उसका देवर राज सुबह सुबह तेज आवाज में गाने बजाता था। देवर जी सुनो ना। हाँ, क्या हुआ? बोलो, क्या काम है? मैं आरती कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए गाना बंद कर लीजिए ना। अरे प्लीज, सुबह सुबह आरती कौन करता है? और मेरी आदत है हर रोज सुबह गाना बजाने की, मैं बंद नहीं करूंगा। और तुम्हें आरती करनी है तो ठीक है, करो जाकर। मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा हूं ना, तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? रीमा कुछ नहीं बोलती और वापस आकर आरती करने लगती है, और राज गुस्से में गाने की आवाज को और तेज कर देता है, लेकिन रीमा आरती करती रहती है। और थोड़ी देर में तेज आवाज की वजह से म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता है और अब गाना बंद हो जाता है। राज को ना चाहते हुए भी आरती सुननी पड़ती है, और थोड़ी देर में राज को आरती सुनकर मन में गजब की शांति महसूस होती है, इसलिए वो नहाकर आरती में बैठ जाता है। अरे वाह देवर जी, आप भी यहाँ? आप कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। लीजिए, प्रसाद खाइए। मैं रोज गाने इसलिए सुनता हूँ क्योंकि उससे मेरा माइंड रिलैक्स होता है, पर आज आरती सुनकर बहुत सुकून मिला। मैं आज से पहले कभी आरती में बैठा ही नहीं था। भगवान के काम में तो सुकून ही सुकून है। सच्चे मन से भक्ति करो तो सुकून मिल ही जाएगा। अब से ना मैं रोज आरती के समय आया करूँगा, और अगर ना हो तो आप मुझे बुला लेना। अगले दिन भी राज आरती के समय आकर बैठ जाता है। जब रीमा आरती कर लेती है तो राज भी आरती करता है।
उसे आरती करते देख घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आज सूरज किधर से निकला है भैया? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये रीमा की वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था ये सबका मन जीत लेगी। यही काम और अच्छा होता अगर तू बहू बराबरी की लाता। माँ, तुम कभी नहीं बदलने वाली। चलो, बहू के आने से कुछ तो अच्छा हुआ, मेरा दूसरा बेटा सुधर गया। अगले दिन प्रिया की कुछ सहेलियां आती हैं और प्रिया उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाती है। मम्मी जरा ये टेस्ट करो ना, बताओ कैसी बनी है। ये क्या बना कर रखा है तूने? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 2 दिन की बासी सब्जी खा ली हो। ये कुकिंग वुकिंग तेरे बस की बात नहीं है बेटा, रहने दे। क्यों अपनी सहेलियों को भरी जवानी में मारना चाहती है? प्रेमलता प्रिया का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। प्रिया को बहुत बुरा लगता है और उसे रोना आता है। तभी रीमा वहां आती है। अरे क्या हुआ प्रिया दीदी, आप रो क्यों रही है? क्या बात है? मैं अपनी सहेलियों के लिए कुछ बना रही थी और मुझसे सही नहीं बन पाया, इसलिए मम्मी ने मेरा बहुत मजाक बनाया। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या खिलाऊं? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी उनके सामने। अरे बस इतनी सी बात पे आप रो रही हैं, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपकी भाभी है ना, आप बस देखती जाओ। रीमा बचे हुए सामान से प्रिया को एक नई तरह की डिश बनाना सिखा देती है जो कि उसकी सहेलियों को बहुत पसंद आती है। उस दिन के बाद से प्रिया भी अपनी भाभी को पसंद करने लगती है। भाभी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, पर मॉम बनाने ही नहीं देती। उन्हें लगता है ये काम छोटे लोग करते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और तुम सबसे अच्छा खाना बनाओगी और एक दिन शेफ बन जाओगी। इससे पहले आमतौर पर रीमा अकेले ही बैठी रहती थी, पर अब राज और प्रिया उसके साथ खूब बातें किया करते थे। ऐसे ही जब एक शाम रीमा, सोहन, राज और प्रिया बैठकर बातें कर रहे थे तो प्रदीप उनको देखकर सोचता है, मैं तो हमेशा बिजनेस में ही लगा रहा, कभी अपनी फैमिली को सही से टाइम ही नहीं दिया और इस वजह से ये लोग भी कभी आपस में मिलजुल कर नहीं बैठे। पर आज बहू की वजह से कितनी खुशहाली है घर में। ये सोचकर प्रदीप भी उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है और बातें करने लगता है। लेकिन प्रेमलता के अंदर पैसे का घमंड अभी तक भरा हुआ था। बाकी सब रीमा के साथ अच्छे से पेश आते थे, लेकिन प्रेमलता अभी भी उसे ताने दिया करती थी और उसका मजाक बनाया करती थी। चलो बहू, हमें कुल देवता के मंदिर जाना है। वैसे मुझे कोई शौक तो नहीं है तुम्हारे साथ जाने का, लेकिन क्या करूं, ये रिवाज है कि बहू के साथ ही जाना होता है। ओके मम्मी जी, चलिए। माँ, तुम अभी भी रीमा के साथ ऐसे बात कर रही हो जब सभी ने रीमा को अपना लिया है। मैं भी अपना लेती अगर तू बहू बराबरी की लेकर आता तो। सोहन अपनी माँ से कड़वे शब्द सुनकर वहां से चला जाता है। लेकिन रीमा कहती है, माँ जी आप उनकी बातों का बुरा मत मानो, मैं तैयार हूं, आप चलिए। और कार से मंदिर जाने के लिए वो निकल जाते हैं। कुल देवता का मंदिर एक गांव में होता है। वो लोग जब वहां से वापस चलते हैं तो उनकी कार खराब हो जाती है। वहां नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें बस में बैठना पड़ता है। ओह माय गॉड, आज कैसा मनहूस दिन है, मुझे बस में बैठना पड़ रहा है। बस की तो हालत ही खराब है। उसी बस में एक गर्भवती औरत होती है जिसको लेबर पेन शुरू होता है। अरे कोई डॉक्टर है का इस बस में? कोई मेरी पत्नी की मदद कर सकता है का? मम्मी जी आप तो औरतों की डॉक्टर है ना, उसकी मदद कर दीजिए ना। चुप रह, मुझे कोई शौक नहीं है इन गरीबों को छूने का। का कहा बहन जी, ये डॉक्टर है का, मेरी मदद करिए, मेरी बीवी बहुत दर्द में है। अच्छा ठीक है ठीक है, आप लोग बस खाली कर दीजिए, मैं करती हूँ। प्रेमलता चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसे मजबूरन अब बच्ची की डिलीवरी करनी पड़ती है। बच्चे के पैदा होने पर सब बहुत खुश होते हैं। गांव के लोग आकर प्रेमलता को तरह तरह की भेंट देते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो इन लोगों को जानवर समझती थी, पर ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। इनमें और हम में कोई खास फर्क नहीं है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और पूरा किस्सा सबको बताते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया प्रेमलता। कमाल तो असल में बहू ने किया है, मैंने नहीं। बहू ने सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी आंखें खोल दी। हम लोग सिर्फ एक पैसों की वजह से दूसरे लोगों को अपने से बहुत नीचा समझते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हम सब एक जैसे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आपकी बहू इस शहर के बड़े बिजनेसमैन राजवीर की बेटी है। ये सारा नाटक हमने इसलिए किया था ताकि आप लोग सुधर सके। अब तो मेरे दिल में बहू के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अमीर होते हुए भी गरीबों का दुख समझना बहुत बड़ी बात है।
और उस दिन के बाद उनके परिवार में कोई कलेश नहीं बचता। वो सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और फिर कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाते हैं।